बज रहे थे। पूरा बंगलो अभी भी शांत था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। हॉल में अर्जुन अभी भी सोफा पर फैला हुआ था, एक हाथ में चिप्स का पैकेट और सामने टेलीविजन फुल वॉल्यूम पर चल रहा था। मायरा उसे घूरते हुए बोलती है, तुम एक दिन जरूर किसी के हाथों मारे जाओगे। अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा रहेगा। दूसरी तरफ आरव डाइनिंग टेबल कुछ बिजनेस फाइल्स चेक कर रहा था। नताशा उसके पास खड़ी थी। वह धीरे से बोलती है, सर आज शाम की मीटिंग रेडी है। आरव बिना ऊपर देखे बोलता है, कैंसिल कर दो। नताशा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि आरव बहुत कम मीटिंग्स कैंसिल करता था। तभी अर्जुन अचानक सोफा से उठता है, भाई मुझे इंडिया घूमना है। आरव शांति से कॉफी पीते हुए बोलता है, ड्राइवर ले जाएगा। अर्जुन तुरंत ड्रामा मोड में, नहीं मुझे तू चाहिए। पूरा हॉल शांत। नताशा मन ही मन, भगवान मुझे बचा लो। कुछ देर बाद आखिरकार आरव मान जाता है और चारों सिटी की तरफ निकल जाते हैं। करीब 40 मिनट बाद उनकी कार एक प्रसिद्ध कैफे के सामने रुकती है। पूरा कैफे लग्जरी लोगों से भरा हुआ था। अर्जुन एक्साइटेड होकर सबसे पहले अंदर भागता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, धड़ाम, वह किसी लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की के हाथ की कॉफी सीधे अर्जुन के ऊपर गिर जाती है। पूरा कैफे शांत हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर देखता है और सामने वही एयरपोर्ट वाली लड़की खड़ी थी, मेहर। उसकी आंखें कोल्ड थीं, चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत, लेकिन इरिटेशन साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर मेहर धीरे से बोलती है, आंखें डेकोरेशन के लिए हैं। मायरा पीछे खड़ी हंसी रोक रही थी और नताशा चुपचाप सीन एंजॉय कर रही थी। अर्जुन थोड़ा संभलते हुए स्टाइल मारता है, वास्तव में डेस्टिनी चाहती थी कि हमारी मुलाकात हो। मेहर बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, तो डेस्टिनी को डॉक्टर की जरूरत है। पूरा कैफे शांत। आरव धीरे से कॉफी उठाकर घूंट लेता है, जबकि नताशा नीचे देखकर हंसी रोक रही थी। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। मेहर उसकी तरफ एक आखिरी नजर डालती है और शांति से दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन धीरे से आरव के पास आता है और फुसफुसाता है, भाई मुझे लगता है मैं प्यार में गिर गया हूं। आरव बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, तुम गिर ही सकते हो। दूसरी तरफ मेहर चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही सवाल चल रहा था, ये लोग आखिर हैं कौन? पूरा कैफे अभी भी कुछ सेकंड पहले हुए सीन की वजह से शांत था, लेकिन अर्जुन के अंदर पूरा तूफान चल रहा था। वह धीरे धीरे अपनी जैकेट से कॉफी साफ करता है, फिर चुपके से फिर से मेहर की तरफ देखता है, लेकिन इस बार मेहर उसे इग्नोर कर रही थी। वह शांति से बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन धीरे से आरव के पास जाकर बैठता है और फुसफुसाकर बोलता है, भाई उसने मेरी इंसल्ट की। आरव कॉफी पीते हुए बोलता है, तुम ये डिजर्व करते थे। नताशा नीचे देखकर हंसी रोक रही थी, जबकि मायरा खुलकर आई थी। पहली मीटिंग में ही रिजेक्ट? अर्जुन अचंभित होकर बोलता है, रिजेक्ट नहीं हुआ, ये तो बस एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग थी। तभी मेहर की टेबल पर एक आदमी आता है, काला सूट, गंभीर एक्सप्रेशन और पूरी प्रोफेशनल वाइब। वह धीरे से बोलता है, महोदय सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहर सिर हिलाती है और लैपटॉप बंद कर देती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक बार फिर अर्जुन पर पड़ती है और वह शांति से बोलती है, अगली बार चलते वक्त सामने देखना। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, भाई मुझे शादी करनी है। पूरी टेबल शांत। आरव, नताशा, मायरा, ये तो गया। कुछ देर बाद चारों कैफे से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही आरव की नजर अचानक सड़क के दूसरी तरफ जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वहीं कुछ दूरी पर मेहर काली एसयूवी में बैठ रही थी और उसके आसपास खड़े गार्ड्स कोई साधारण गार्ड्स नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें पूरी तरह ट्रेंड थीं। नताशा भी तुरंत ध्यान देती है। वह धीरे से बोलती है, सर
वे गार्ड्स। आरव धीरे से जवाब देता है, मुझे पता है। उसी समय मेहर कार में बैठते हुए एक बार फिर पीछे देखती है और उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ती है। कुछ सेकंड दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी रहती हैं, फिर एसयूवी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी सपनों की दुनिया जैसा ड्रीमी फेस बनाकर खड़ा था। उसने जाते जाते मुझे देखा था। मायरा तुरंत बोलती है। वह पीछे का ट्रैफिक देख रही थी। कुछ देर बाद चारों वापस कार में बैठते हैं, लेकिन इस बार आरव असाधारण रूप से शांत था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रास्ते में नताशा धीरे से बोलती है, सर, मुझे लगता है वह लड़की किसी पावरफुल फैमिली से संबंध रखती है। आरव खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता है, सिर्फ पावरफुल नहीं, डेंजरस भी। दूसरी तरफ एसयूवी के अंदर मेहर खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसके पिता की आवाज आती है, तुम उस लड़के को क्यों देख रही थी? मेहर कुछ सेकंड शांत रहती है, फिर धीरे से बोलती है, बस ऐसे ही। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही कैफे वाला लड़का आ रहा था, अर्जुन। और दूसरी तरफ आरव की कोल्ड आइज, जिनमें कुछ अजीब था, कुछ डेंजरस। कुछ देर बाद आरव की कार बंगलो पहुंच जाती है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, अर्जुन अचानक फिर बोल पड़ता है, भाई, कल फिर उसी कैफे चलते हैं। आरव जूते उतारते हुए बोलता है, क्यों? अर्जुन पूरी गंभीरता से बोलता है, रिसर्च। नताशा इस बार हंसी रोक ही नहीं पाती। उसी समय आरव के फोन पर एक अज्ञात संदेश आता है। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, स्टे अवे फ्रॉम मेहर। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है। आरव की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती हैं और उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। कौन था जिसने आरव को वार्निंग भेजी? और आखिर मेहर का संबंध किस डेंजरस दुनिया से था? पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया था, क्योंकि आरव के फोन पर आए उस संदेश ने माहौल बदल दिया था। स्टे अवे फ्रॉम मेहर। अर्जुन अभी भी सोफा पर आराम से बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, वह तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ भाई? आरव बिना कुछ बोले फोन नताशा की तरफ बढ़ा देता है। नताशा संदेश पढ़ते ही अलर्ट हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। अज्ञात नंबर, लेकिन जिसने भी भेजा है उसे पता है कि आज कैफे में क्या हुआ। मायरा भी अब गंभीर हो चुकी थी। वह धीरे से बोलती है, इसका मतलब कोई हमें वॉच कर रहा था। पूरा हॉल कुछ सेकंड फिर शांत हो जाता है। तभी अर्जुन सहजता से बोल पड़ता है, तो क्या हुआ? मैंने कौन सा उसे प्रपोज कर दिया? नताशा उसे घूर कर देखती है। तुम स्थिति की सीरियसनेस समझ रहे हो? अर्जुन 2 सेकंड सोचने का अभिनय करता है, फिर बोलता है, नहीं। आरव धीरे से सोफा से उठता है और बैल्कनी की तरफ चला जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर सामने चमक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, मेहर। कुछ सेकंड बाद नताशा भी बैल्कनी में आ जाती है। सर, क्या आपको लगता है वह लड़की किसी अंडरग्राउंड ग्रुप से जुड़ी है? आरव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, उसके आसपास के गार्ड्स, उनका मूवमेंट नॉर्मल नहीं था, और अब यह वार्निंग मैसेज। उसकी आंखें धीरे धीरे डेंजरस हो जाती हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक काली एसयूवी सिटी की सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर मेहर शांत बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके पिता सामने बैठे थे। उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। कुछ देर बाद वे धीरे से बोलते हैं, तुम्हें उस लड़के से दूर रहना होगा। मेहर उनकी तरफ देखती है। कौन? वही कैफे वाला। अर्जुन। मेहर कुछ सेकंड शांत रहती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। रिलैक्स डैड, वह सिर्फ एक फनी इडियट है। लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं हंसते। उनकी आंखें और डेंजरस हो जाती हैं। यही गलती मत करना। उसके आसपास के लोग नॉर्मल नहीं हैं। उसी समय एसयूवी एक बड़े मैंशन के सामने जाकर रुकती है। गेट खुलते ही अंदर आर्म्ड गार्ड्स दिखाई देते हैं। पूरा क्षेत्र भारी सुरक्षा में था। दूसरी तरफ बंगलो में अर्जुन किचन में जाकर फ्रिज खोल रहा था। वह अंदर देखकर अचंभित हो जाता है। भाई, तू फ्रिज में सिर्फ पानी क्यों रखता है? हॉल में बैठे सब लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी टेलीविजन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कल हुए मॉल अटैक के पीछे एक डेंजरस अंडरग्राउंड ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। यह सुनते ही पूरा माहौल फिर गंभीर हो जाता है। रिपोर्टर आगे बोलता है, सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप का संबंध अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क से हो सकता है।
नताशा तुरंत टेलीविजन की तरफ देखती है। आरव की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन चिप्स खाते हुए बोलता है। इंडिया आते ही कंटेंट शुरू। मायरा अपना माथा पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय आरव के फोन पर फिर एक संदेश आता है। इस बार उसमें सिर्फ एक फोटो थी, कैफे की फोटो, जिसमें आरव, नताशा, मायरा और अर्जुन चारों साफ दिखाई दे रहे थे और नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, वी आर वॉचिंग यू। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है। कौन था जो आरव और उसके दोस्तों पर नजर रख रहा था, और क्या मेहर का उस डेंजरस माफिया वर्ल्ड से कोई संबंध था? आरव अपने ऑफिस रूम में बिजनेस फाइल्स चेक कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हॉल में फिर से कियोस्क शुरू हो चुका था। अर्जुन सोफा से उठता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे फिर से घूमने जाना है। मायरा उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम अभी कुछ देर पहले ही घूम कर आए हो। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, वो घूमना नहीं था, वो तो ट्रेलर था। मायरा सिर पकड़ लेती है, तुम्हें बस बाहर घूमना ही सूझता है? अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है, अरे यार, मैं मुंबई आया हूं और अभी तक प्रॉपरली घूमा भी नहीं। मायरा उसे घूरते हुए बोलती है, हां, क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम लड़कियों को देखने में चला जाता है। अर्जुन तुरंत इनोसेंट फेस बनाता है, मैं तो बहुत शरीफ हूं। उसी समय नताशा वहां आ जाती है और दोनों को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ? मायरा तुरंत शिकायत करने लगती है, इसे फिर से बाहर घूमने जाना है। नताशा थोड़ा सरप्राइज होकर बोलती है, लेकिन हम सब कुछ देर पहले ही बाहर से आए हैं। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, हम गए थे, लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे में वापस भी आ गए। मुझे और घूमना था। नताशा कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, आपको एनर्जी आती कहां से है? अर्जुन प्राउडली बोलता है, टैलेंट। मायरा धीरे से बुदबुदाती है, मुसीबत। दूसरी तरफ आरव अभी भी अपने रूम में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान फाइल्स पर कम और कैफे वाली लड़की पर ज्यादा था। उसके माइंड में बार बार वही सीन घूम रहा था, calm eyes, trained guards, strange warning message। कुछ ना कुछ जरूर गलत था। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोलता है, नताशा। नताशा तुरंत सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है। यस सर। आरव चेयर से उठते हुए बोलता है, मुझे उस कैफे वाली लड़की की पूरी डिटेल्स चाहिए। नताशा समझ जाती है, मेहर। वो सिर हिलाकर बोलती है, ओके सर, और रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो फिर अर्जुन और मायरा को बहस करते देखती है। अर्जुन अब भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बस थोड़ा और घूम लेते हैं। मायरा तुरंत बोलती है, नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। अर्जुन शॉक्ड होकर बोलता है, तुम मुझे अकेला भेज दोगी? मायरा बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, हां। नताशा कुछ सेकंड दोनों को देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इतने सीरियस माहौल में भी ये दोनों पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते थे। लेकिन उसी समय नताशा के फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही वो उसे खोलती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टॉप डिगिंग इनटू मेहर। नताशा की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं, और अगले ही पल वो तुरंत आरव के रूम की तरफ बढ़ जाती है। नताशा तेजी से आरव के रूम के पास पहुंचती है और बिना समय गंवाए उसे फोन दिखाती है। स्क्रीन पर वही मैसेज था, स्टॉप डिगिंग इनटू मेहर। आरव कुछ सेकंड तक उस मैसेज को ध्यान से देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग। नताशा उसकी तरफ देखती रहती है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में टेंशन में आता, लेकिन आरव के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, जैसे उसे किसी डेंजरस गेम की शुरुआत पसंद आ रही हो। कुछ सेकंड बाद आरव अचानक एक नंबर डायल करता है। पहली ही रिंग में कॉल उठ जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो सर, इतने दिनों बाद याद किया, क्या काम है सर? आरव सीधे मुद्दे पर आता है, मैं तुम्हें एक लड़की का फोटो भेज रहा हूं।
उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ वाला आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। ओके सर, 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होंगी। लेकिन तभी आरव बीच में ही बोल पड़ता है, 24 घंटे नहीं, 6 घंटे। पूरा रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर आरव धीरे से आगे बोलता है, और मुझे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन पसंद नहीं है। दूसरी तरफ वाला आदमी तुरंत जवाब देता है, अंडरस्टूड सर, 6 घंटे से पहले आपको सब मिल जाएगा। आरव कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन फिर रुक कर बोलता है, और सुनो, यह काम मेरी सिक्योरिटी टीम नहीं कर पाई है। यह सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी सच में टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर ब्लैक डायमंड जैसी कंपनी की सिक्योरिटी किसी की जानकारी ना निकाल पाए तो सामने वाला इंसान कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। कुछ सेकंड बाद कॉल कट हो जाता है। पूरा रूम फिर शांत हो जाता है। नटाशा अभी भी आरव की तरफ देख रही थी। उसके माइंड में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो आदमी कौन था जिसे आरव ने कॉल किया और जिस पर उसे इतना भरोसा था। आरव उसकी नजर नोटिस कर लेता है। वो धीरे से बोलता है, क्या हुआ? नटाशा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से पूछती है, सर, जब मैं उस लड़की के बारे में पता नहीं लगा सकी तो वो आदमी कैसे पता लगाएगा? आरव विंडो की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढता। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर आरव की आवाज फिर सुनाई देती है, वो सीक्रेट्स चुराता है। नटाशा की आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था। आरव ने किसी हैकर को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे डेंजरस इंफॉर्मेशन ब्रोकर को काम दिया था। दूसरी तरफ सिटी के एक डार्क रूम में कई बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जल रही थीं। हर स्क्रीन पर अलग अलग डेटा चल रहा था और बीच में बैठा एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके सामने अब सिर्फ एक फोटो खुली हुई थी। मेहर, इंटरेस्टिंग। बहुत समय बाद सर ने पर्सनली किसी में इंटरेस्ट लिया है। फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगती है, लेकिन उसी समय उसकी एक स्क्रीन अचानक रेड हो जाती है और उस पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक करने लगती है, एक्सेस डिनाइड। आदमी कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है, फिर पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ उस डार्क रूम में बैठा आदमी फिर से स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थीं। फिर वो धीरे से खुद से बोलता है, लगता है इसके लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। उधर आरव धीरे धीरे हॉल की तरफ जा रहा था और पीछे से नटाशा भी उसके साथ आ रही थी। लेकिन जैसे ही हॉल के पास पहुंचा, उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी और उसका सिर हल्का दर्द करने लगा। हॉल में अर्जुन पूरे आराम से सोफा पर फैला हुआ था, जैसे दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो चुकी हो। जैसे ही उसने आरव को देखा, वो तुरंत बोल पड़ा, अरे भाई, कहीं घूमने चलते हैं? आरव बिना उसकी तरफ देखे टेबल से एक बुक उठाता है और पढ़ते पढ़ते ही जवाब देता है, मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है, भाई, तुम और मायरा बस बिजनेस में लगे रहते हो, कभी नॉर्मल लोगों की तरह घूम भी लिया करो। तभी किचन की तरफ से मायरा बाहर आती है। उसके हाथ में पास्ता की प्लेट थी और वो आराम से खाते हुए हॉल की तरफ आ रही थी। अर्जुन उसे देखते ही फिर शुरू हो जाता है, देखो, मुझे घूमना है, लेकिन तुम लोग नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन मायरा उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाती है। अर्जुन शॉक्ड होकर बोलता है, तुम लोग मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करते। नटाशा धीरे से बोलती है, क्योंकि वो इमोशंस नहीं, मुसीबत है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। नटाशा डोर चेक करने जाती है।
बाहर एक पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलोप था। वो पोलाइटली बोलता है, मैम, ये मिस्टर आरव के लिए है। नटाशा एनवेलोप को ध्यान से देखती है। उस पर सेंडर का नाम नहीं लिखा था, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वो एनवेलोप लेकर वापस हॉल में आती है और आरव की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, सर, ये आपके लिए आया है। आरव एनवेलोप को कुछ सेकंड तक देखता रहता है, फिर धीरे से उसे नटाशा के हाथ से ले लेता है। पूरा हॉल शांत था। अर्जुन भी अब क्यूरियस होकर उसे देख रहा था। आरव धीरे धीरे एनवेलोप खोलता है। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वो उन्हें निकालकर पढ़ने लगता है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें हल्की ठंडी हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे उनमें गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो पेपर्स और कुछ नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। डॉक्यूमेंट्स पर पहले से एक लड़की के सिग्नेचर मौजूद थे और नीचे साफ लिखा था, मैरिज अग्रीमेंट। उस पर आरव के अंदर गुस्सा उभर रहा था, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत था। यही चीज उसे और डेंजरस बनाती थी। अर्जुन भी उसका एक्सप्रेशन नोटिस कर चुका था, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था मामला सीरियस है। कुछ सेकंड बाद आरव बिना कुछ बोले डॉक्यूमेंट्स उठाता है और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ चला जाता है। पूरा हॉल फिर शांत हो जाता है। मायरा धीरे से बोलती है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। नटाशा की नजर अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था, अगर आरव को किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वो था किसी का उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। उसी समय अपने रूम में पहुंचकर आरव फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और उसकी नजर उस लड़की के सिग्नेचर पर जाकर रुक जाती है। वो धीरे से खुद से बोलता है, तो तुम भी इस शादी के खिलाफ नहीं हो। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस लड़की के सिग्नेचर थे वो और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। क्या आरव सच में इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार होगा? और जब उसे पता चलेगा कि वही लड़की नेहा है, तो उसकी जिंदगी किस दिशा में बदल जाएगी। आरव अपने कमरे से नीचे हॉल में आया। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में नटाशा उसके सामने कॉफी रख देती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसी समय सीढ़ियों से तेज आवाज सुनाई देती है, भाई जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अर्जुन लगभग दौड़ता हुआ नीचे आता है। उसके पीछे मायरा भी थी। मायरा ने नाराज होकर कहा, सुबह सुबह पूरे बंगलो को सिर पर उठा लिया है। अर्जुन हंसते हुए बोला, आज घूमने जाना है, एक्साइटेड तो रहूंगा ही। नटाशा हल्की मुस्कान दबा लेती है। आरव बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ मिनट बाद अर्जुन फिर शुरू हो जाता है, भाई वैसे एक बात बताओ। आरव उसकी तरफ देखता है, अगर आज तुम्हारी होने वाली वाइफ भी वहीं मिल गई तो? आरव शांत स्वर में बोला, पहले यह पता चल जाए कि वो है कौन। अर्जुन तुरंत हंस पड़ा, कोई बात नहीं, मैं पहचान लूंगा। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी नजर बार बार उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर जा रही थी, जो अभी भी उसकी टेबल पर रखा था। वह धीरे से उसे दराज में रख देती है। उसी समय रिया का कॉल आता है, नेहा निकल रही हो ना? हां, 10 मिनट में पहुंच रही हूं। और हां, आज आरव भी आ रहा है। कुछ सेकंड के लिए नेहा चुप हो जाती है, फिर सिर्फ इतना कहती है, ठीक है। करीब 1 घंटे बाद सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। रंग बिरंगी रोशनियां, म्यूजिक, फूड स्टॉल्स, गेम्स, पूरा माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा लग रहा था। अर्जुन गाड़ी से उतरते ही बोला, यही है जिंदगी। मायरा ने सिर पकड़ लिया, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। आरव ने चारों तरफ एक नजर डाली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी वही अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। नटाशा भी धीरे से उसके पास आकर बोली, सर, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अलर्ट रहो। उसी समय फेस्टिवल के दूसरे गेट से नेहा और उसके दोस्त अंदर आते हैं।
कुछ दूरी पर मेहर भी अपने पिता की सिक्योरिटी के साथ फेस्टिवल में प्रवेश करती है। तीनों अलग अलग रास्तों से अंदर आए थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही जगह लाने वाली थी। और कहीं दूर एक काली एसयूवी के अंदर बैठा एक आदमी बिनॉकुलर से फेस्टिवल को देख रहा था। उसने फोन उठाया। टारगेट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, प्लान शुरू करो। उस आदमी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे सिर्फ एक इंसान का इंतजार था, आरव। सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल के अंदर चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थीं। हर तरफ हंसी, संगीत और लोगों की भीड़ थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मेले का आनंद ले रहा था। अर्जुन तो अंदर आते ही पूरी तरह उत्साहित हो गया। भाई, पहले उधर चलते हैं। उसने एक बड़े गेम जोन की तरफ इशारा किया। आराव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। अकेले घूमने में क्या मजा है, मायरा मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें तो बस किसी तरह सबको घुमाना है। नटाशा चुपचाप आसपास की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ देर बाद चारों लोग मेले के अंदर अलग अलग दुकानों के सामने रुकते हुए आगे बढ़ने लगे। कहीं हाथ से बनी चीजें बिक रही थीं, कहीं लोक कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे, तो कहीं खाने पीने की दुकानों पर लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी नजर सीधे एक खाने की दुकान पर पड़ी। वह उत्साहित होकर बोला, मिल गया। मायरा ने पूछा, क्या मिल गया? अर्जुन ने उंगली से सामने इशारा किया, मसाला पाव। बिना एक सेकंड गंवाए वह दुकान की तरफ भाग गया। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। इसे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, आखिर में खाना ही याद रहता है। कुछ मिनट बाद अर्जुन 4 प्लेट लेकर वापस आया। सब लोग टेस्ट करो। आरव ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन ने मायरा की तरफ प्लेट बढ़ाई। मायरा ने थोड़ा सा खाया और बोली, इतनी भी बुरी नहीं है। नटाशा भी मुस्कुराते हुए एक प्लेट ले लेती है। अर्जुन गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना। उसी समय कुछ दूरी पर नेहा भी अपनी दोस्तों के साथ उसी फूड स्ट्रीट में पहुंच चुकी थी। वह चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी नजर सामने खड़े आरव पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल लोग उनके बीच आ गए। नेहा कुछ सोच ही रही थी कि रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, उधर एक बहुत अच्छा स्टॉल है। नेहा ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आरव अब दिखाई नहीं दे रहा था। उधर मेहर भी उसी तरफ आ रही थी। वह अपने बॉडीगार्ड से थोड़ी दूरी बनाकर मेले का आनंद लेना चाहती थी। उसी समय अर्जुन पीछे मुड़ा और उसकी नजर पहली बार मेहर पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मायरा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बिना पलक झपकाए उसी दिशा में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, वही लड़की। मायरा ने हैरानी से पूछा, कौन? एयरपोर्ट वाली? अर्जुन की आवाज इस बार पहले जैसी मजाकिया नहीं थी। दूसरी तरफ आरव की नजर अचानक मेले के बीच खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने काला चश्मा पहन रखा था और वह लगातार उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही आरव उसकी तरफ बढ़ा, वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। आरव वहीं रुक गया। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। वह धीरे से बोला, नटाशा जी? सर, हम अकेले नहीं हैं। नटाशा तुरंत सतर्क हो गई। उसने भी चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन तब तक वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेले का शोर पहले जैसा ही था। लोग अब भी हंस रहे थे, संगीत अब भी बज रहा था, लेकिन आरव को साफ महसूस हो रहा था कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी मौजूद है जो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा है। क्या सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल सिर्फ दोस्तों के साथ बिताया जाने वाला एक दिन होगा, या यहीं से शुरू होगा आरव की जिंदगी का एक नया और खतरनाक खेल? बाद आरव नहाने के लिए चला जाता है। नहाते समय भी उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आखिर वो लड़की कौन है जिससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं? उसे अपने परिवार का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बिना उसकी मर्जी के कोई उसकी जिंदगी का फैसला करे, यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद जब आरव नहाकर बाहर आया तो उसने अपना फोन उठाया। फोन में एक नया मैसेज आया हुआ था। वह मैसेज कॉलेज की तरफ से था। उसमें लिखा था, सभी विद्यार्थियों को कल कॉलेज आने का अनुरोध किया जाता है। वार्षिक समारोह की तैयारी के कारण कोलाज परिसर का नवीनीकरण किया गया है। आरव ने मैसेज पढ़ा और फोन को एक तरफ रख दिया।
दूसरी तरफ नेहा अपनी कार को सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ा रही थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह इतनी नाराज थी कि इस समय उसे किसी की भी बात सुननी नहीं थी। न वह किसी का फोन उठा रही थी, न किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी सिक्योरिटी टीम दूसरी गाड़ियों में उसका पीछा कर रही थी। एक बॉडीगार्ड घबराकर बोला, अगर मैडम को कुछ हो गया तो हमारी नौकरी ही नहीं, हमारी जिंदगी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसी समय नेहा को फिर वही डॉक्यूमेंट्स याद आने लगे। वह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जिस पर उसके सिग्नेचर्स थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया था। उसके परिवार ने भावनात्मक दबाव डालकर उससे साइन करवाए थे। नेहा स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसका फोन फिर बजता है। इस बार कॉलर था डैड। फोन लगातार बज रहा था। आखिरकार नेहा गाड़ी को सड़क किनारे रोकती है और कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से उसके पिता की गंभीर आवाज सुनाई देती है, नेहा तुम अभी कहां हो? नेहा गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ समय अकेला छोड़ दीजिए। उसके पिता कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, तुम सोच रही हो कि सिर्फ तुम्हें मजबूर किया गया है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो परिवार के लिए लेने पड़ते हैं। नेहा तुरंत जवाब देती है, मेरी जिंदगी कोई बिजनेस डील नहीं है। इतना कहकर वह कॉल काट देती है। उसी समय आराव अपने रूम की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से उसकी शादी तय की, वह भी इस समय उतनी ही नाराज और परेशान है जितना वह खुद। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अभी तक किसी को यह पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट के दूसरी तरफ मौजूद नाम नेहा था। आराव बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से बोला, लगता है मुझे एक बार उस लड़की से पर्सनली मिलना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई भाभी से अकेले ही मिलोगे? मुझे भी मिलना है। आराव बिना पीछे मुड़े ही समझ गया कि यह अर्जुन है। अर्जुन आराम से कमरे के अंदर आया और सीधे बेड पर बैठ गया। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अर्जुन की नजर टेबल पर पड़े मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी। उसने पेपर उठाया और हंसते हुए बोला, वाह भाई, शादी भी फिक्स कर ली और हमें बताया तक नहीं। आरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। कुछ देर बाद वह अपना फोन निकालकर घूमने की जगह देखने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। यही है, स्क्रीन पर एक जगह दिखाई दे रही थी, सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल, एक विशाल नाइट फेयर जो हर रात रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता था। वहां राइड्स, गेम्स, फूड स्टॉल्स और लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी। अर्जुन तुरंत एक्साइटेड हो गया। भाई कल यहीं चलते हैं। आरव ने बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं जाना। अर्जुन ने मुंह बना लिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में मेहर भी अपने पिता से उसी फेस्टिवल में जाने की जिद कर रही थी। कुछ मिनट बाद आराफ के फोन पर कॉलेज ग्रुप में लगातार मैसेजेस आने लगे। स्टूडेंट्स अगले दिन आउटिंग का प्लान बना रहे थे। आराफ उन मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अर्जुन नहीं। वह चुपके से आराफ के हाथ से फोन उठा लेता है और ग्रुप में मैसेज भेज देता है, सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल कैसा रहेगा? मैसेज आराफ के नाम से गया था। कुछ ही सेकंड में ग्रुप एक्टिव हो गया। वाह, यह जगह तो कमाल की है, मैं रेडी हूं, चलो यहीं चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मजाक भी करने लगे। आरव को इतनी महंगी जगहों का पता कब से चलने लगा? लगता है भाई सीक्रेट मिलियनेयर है। पूरा ग्रुप हंसने लगा। अर्जुन हंसते हंसते फोन वापस रख देता है। दूसरी तरफ नेहा अब भी कार चला रही थी। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन बेल बजी। वह अचानक ब्रेक मार देती है, क्योंकि उस खास नोटिफिकेशन साउंड को उसने सिर्फ एक कांटेक्ट के लिए रखा था, आरव। नेहा तुरंत नोटिफिकेशन खोलती है। वह ग्रुप चैट पढ़ती है। सभी लोग सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल जाने की बात कर रहे थे। पहले तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा, ओके। मैसेज भेजते ही पूरा ग्रुप और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसी समय नेहा के बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सिचुएशन संभाल ली। नेहा ने फोन बंद किया और कार की विंडो से बाहर देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसी फेस्टिवल में
आराव, अर्जुन, मायरा, नटाशा और मेहर सभी एक ही जगह मिलने वाले थे और वही आउटिंग आने वाले कई रहस्यों की शुरुआत बनने वाली थी। क्या आराव और नेहा को शादी से पहले एक दूसरे की सच्चाई पता चल जाएगी, या फिर यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाला है? क्या सिल्वर लैंटर्न फेस्टिवल में आराव और मेहर की मुलाकात सिर्फ एक संयोग होगी, या फिर वहीं पर आरव को उस लड़की की सच्चाई पता चलेगी जिससे उसकी शादी तय की गई है?